तो ह्यूमन एरर क्या होता है, हर किसी व्यक्ति में होता है। तो क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब कि क्वेश्चन जो पुराने यहाँ रखे हों या हम लोग पेपर बना के आप लोगों को दे, उस प्रैक्टिस को क्या होगा, जितना करेंगे तो एग्जाम हॉल में जाके आपको नया नहीं लगेगा। अगर एग्जाम हॉल में जाके क्या नया लगेगा और डर लगेगा, क्योंकि हर किसी को डर लगता है, ऐसे बात नहीं है कि जो भी एग्जाम डर लगता है तो डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, हम पढ़े हुए चीज आएगा कि नहीं आएगा। तो इस डर को भगाने के लिए क्या प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ह्यूमन एरर कम होगा, और जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही डर लगता है। इसलिए देखिएगा जो लोग खिलाड़ी होता है वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, आप देखिएगा 100 मीटर का जो रेस होता है वो क्या होता है 9 सेकंड में पूरा करते हैं, और उसके लिए क्या 4 साल तक ओलंपिक के लिए वो लोग मेहनत करते हैं। तो समझ सकते हैं कि 9 मिनट के दौड़ के लिए 9 मिनट का 9 सेकंड इस बार का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, देखिएगा 9 मिनट में क्या 9 सेकंड में क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 9 सेकंड के लिए क्या 4 साल से मेहनत कर रहा हो, क्या रोज कम से कम 8 से 10 घंटा मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भी सफल नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा, सफलता क्या होगा उतना ही क्या होगा, नजदीक होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो सफलता क्या होगा, नजदीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो पहले तो सवाल हम देखते हैं कि क्या कैसे सवाल आता है, कि वास्तव में हम उस जो सवाल पूछे जाते हैं उस के नजदीक है कि नहीं, उस चीज को हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए एक करके सवाल हम देखेंगे। देखिए आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, मोबाइल में या लैपटॉप में जिसमें भी खोल रखे होंगे, उसमें देखिए ध्यान रखिएगा। जो पहला सवाल है इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में है, तो हम जरा हिंदी वर्जन को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले बोल रहा है कि जो जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है, रियल नेम किसका था। देखिएगा जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड से थे और क्या है भारत में आए, तो उनका रियल नाम अलग कुछ था और यहाँ पे आके उन्होंने दूसरा नाम रखा है। ऐसे उत्तराखंड में भी जब आंदोलन देखेंगे तो ऐसे भी बहुत से लोग थे। जैसे एक व्यक्ति था दर्शन भक्त करके है, उनका भी नाम देखिएगा बदल दिया पूरा। जातीय आंदोलन के लिए बहुत काम किया था उन्हें। तो जेम्स एंड्रयू देखिए एंड्रयू में जो रैमजे है, इनका जो वास्तविक नाम क्या जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी है। इनका वास्तविक नाम क्या है, लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी कुछ जान लीजिएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। और कब तक रहता है, 1856 तक रहता है। इतना तक क्या भारत का गवर्नर जनरल। देखिए जो अंग्रेज यहाँ होते थे, तो अंग्रेज जो इंडिया का जो हेड होते थे उसको गवर्नर जनरल कहते थे। ठीक है, इंडिया के जो हेड होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, धन्यवाद। तो गवर्नर जनरल बने। देखिएगा इनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके देखिएगा भारत में सबसे पहले जो रेलवे शुरू हुआ इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। ठीक है, जो रेलवे शुरू हुआ किनके कार्यकाल में शुरू हुआ, इन्हीं के कार्य। देखिए एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्व करा दूंगा इसमें से। ठीक है, रेलवे कब शुरू हुआ था, देखिएगा 1853 में भारत में रेलवे शुरू हुआ था, यानी 1853 में भारत में रेलवे शुरू हुआ था। और पहले जो रेलगाड़ी चलाया गया था वो मुंबई टू थाने के बीच में चलाया गया था। किसके बीच में, बम्बई और थाने के बीच में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी को जेम्स एंड्रयू रेमजे कहा जाता है। इनका कार्यकाल क्या है, 1848 से लेकर 1856 तक है। और भारत में पहला जो रेलवे चलाया गया था इन्हीं के काल में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1853 में चलाया गया था। और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, आपके मुंबई टू थाने। थाने क्या है, मुंबई में एक जगह है, उसी में ये चलाया गया था। तो भारत का रेलवे शुरू किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने इनके बारे में शुरू किया। दूसरी बात, भारत में जो पोस्टल डाक व्यवस्था भी इन्हीं के समय शुरू हुआ है। डाक जिसको आप पोस्टल कहते हैं, तो भारत में जो डाक व्यवस्था है वो भी किनके समय में शुरू हुआ, वो भी आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे ही क्या है आपके ये शुरू हुआ। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे क्या है, डाक पोस्टल जो आजकल देखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा डाकघर है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा डाकघर किस देश में है, तो वो है भारत में है। ठीक है, तो डाक व्यवस्था भी इन्हीं के समय शुरू हुआ था। तीसरा चीज इसके बारे में समझ लीजिएगा, इसी के समय पे देखिएगा एक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इस रोड को इन्होंने फिर से
क्या है, मरम्मत करवाता है, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। कौन सा रोड कहा जाता है, जीटी रोड, जीटी रोड कहा जाता है। तो जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया था, इन्होंने करवाया था, जिसको ग्रैंड ट्रैक रोड कहा था। जीटी रोड का फुल फॉर्म क्या है, ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है, जो कलकत्ता से कहां तक जाता था, लाहौर तक जाता था। कलकत्ता से कहां तक, लाहौर तक जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इनके समय में तीन चार चीज समझ लिएगा। और इन्हीं के समय में भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग का स्थापना हुआ, जिसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं। आप लोग देखा होगा ना, पीडब्ल्यूडी विभाग होता है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग भारत में सबसे पहले कब शुरू हुआ है, ये डलहौजी के काल में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसी डलहौजी के काल में यही शुरू हुआ, तो इसी के कारण ही तो क्या हुआ आपका, शुरू होने का कारण ही क्या है, आपके यहाँ पे जो ये ग्रेट टाइम रोड बना, उसी के बाद देखिएगा आप लोग, देखिएगा उत्तराखंड में पहली बार क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना था रुड़की में। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे बना था, रुड़की में, जिसको थॉमसन कॉलेज कहते हैं या थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं। उसी का क्या नया वर्जन अभी वो आईआईटी रुड़की बना है, ठीक है। तो एशिया का पहला अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बना था, आपका रुड़की में बना था। कौन, नाम क्या है, थॉमसन कॉलेज। और देखिएगा क्यों बनाया गया था, क्योंकि अपर गंगा कैनल बनाने के लिए बनाया गया था। वो जो ऊपरी गंगा नहर है उसी को बनाने के लिए इसने इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो रुड़की में बनाया गया था पहली बार भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, आधुनिक रूप से। तो ये डलहौजी के समय पर आया। और इसी के समय पे क्या है, एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने क्या है, विडो रीमेरिज एक्ट बनाने के लिए इसी के समय में अर्जी दिया था। लेकिन इसके समय में तो उसको लाया तो गया था, लेकिन इसके समय पास नहीं हुआ था। तो विडो रीमेरिज एक्ट जो पास हुआ था वो क्या था, इसके बाद जो गवर्नर जनरल आता था उसका नाम है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विडो रीमेरिज, जिसको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहा जाता है, जिसको राजा कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लाया था, ठीक है। तो वो लाया किसके समय पे, लॉर्ड डलहौजी के समय पे लाया था। और पास किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको इतना ज्यादा क्वेश्चन को बता दूंगा कि आप केवल, आपके पास टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बनना है वो सब बना दूंगा, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय क्या है आपका, वीडियो रीमेरिज एक्ट क्या है, पारित हुआ था। और लाया किसके समय था, डलहौजी के समय था। और एक बात ध्यान लीजिएगा, एक आपने सुना होगा विलय की नीति। तो विलय की नीति भी इनके समय में शुरू हुआ था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। विलय की नीति क्या है, कि अगर किसी राजा यानी जो देशी रियासत था उनके अगर संतान नहीं उत्पन्न होगा, तो वो क्या है, दूसरे, अरे देखिए, ये ऑडियो जरा बंद, भाई ऑडियो बंद कर दिया, बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है, इसमें बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या विलय की नीतियां, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय पे आया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और इसने क्या था कि जिस राजा के क्या थे, या जिस नवाब राजा जो भी है, उनके संतान नहीं होते थे, वह संतान को गोद लेने की प्रथा को बंद कर दिया था। और इसी कारण देखिएगा झांसी को मिला लिया था, आप झांसी की रानी के नाम जानते ही है। उसके बाद जो लखनऊ के जो नवाब थे उनको हटा दिया था। फिर मराठा जो थे कानपुर के, उसको हटा दिया था। तभी तो क्या है, 1857 में क्रांति हुआ था। इसी के जो विलय नीति ना, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ही भारत में क्या है, 18 जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, इसी का मेन कारण माना जाता है, ठीक है। वो तो कारतूस वाला जो कारतूस, जो चबड़ी वाला कारतूस तो बाद में आया था। मेन कारण था, इससे क्या था, जो हमारे यहाँ के जो राजा नवाब या जमींदार थे, वो तो क्या है, दुखी हो चुका था कि उनके राज्यों को ये लोग क्या है, हड़प ले रहा था। इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। विलय नीति को क्या एक अलग नाम है, इसको हड़प नीति भी कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का है। तो देखिए एक साथ क्या है, आपको बहुत सारी चीज का आपको बता रहे हो, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 1857 में। देखिएगा वही जो क्वेश्चन आपको बता रहा था वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1856 में 57 में जो विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। अभी आपको बताया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग।
कौन थे जब गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। आपको पता था कि लॉर्ड डलहौजी के बाद कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। तो लॉर्ड कैनिंग क्या है, इसी के समय क्या है जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उस समय हुआ था। रिवोल्ट क्यों हुआ था अभी बताया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जो देशी राजाओं को विलय किया गया था, ये मेन कारण था। बाद में क्या है 1856 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था ना, उसमें एक नया प्रकार के एक राइफल लाया गया था जिसको एनफील्ड राइफल कहा जाता है। उनका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। इस राइफल में क्या था, ये नया राइफल आया था। पहले के राइफल बहुत क्या होता था, जाम जाम हो जाता था, राइफल पहले जाम हो जाता था। तो एक नया राइफल आया था जिसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल कहा जाता है। इसमें जो कारतूस होता था, जो कारतूस मतलब जो गोली होता था, उसको चिकना बनाने के लिए क्या है, उसमें सुअर और गाय के चर्बी मिलाए जाते थे। सुअर और गाय के यानी पिग और काऊ के क्या है जो चमड़ी होता था, जो फैट होता था, उसको मिलाया जाता था जिससे चिकना हो जाए, यानी उससे क्या होगा, गोली या राइफल में क्या गोली फंस ना जाए। ठीक है, वो समय फंस जाता था। तो लेकिन क्या है, ये बात देखिएगा, जो सुअर है वो मुस्लिमों के लिए क्या है दिक्कत है, वो सुअर का उन लोग अपवित्र मानते हैं। और जो हिंदू के लिए क्या गाय बहुत पवित्र है। ठीक है, अब ये क्या है, इंडियन आर्मी में जो मुस्लिम थे और हिंदू दोनों क्या है नाराज हो गए थे। ठीक है, तो 1857 क्रांति का जो मेन कारण क्या था, यही जो एनफील्ड राइफल था जिसमें सुअर और गाय के चर्बी रखे हुए थे। इन्हीं के कारण क्या है इन लोगों ने रिवॉल्ट किया था। और रिवॉल्ट देखिएगा सबसे पहले शुरू जो हुआ था, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं एक व्यक्ति का नाम जानते हैं, जो मंगल पांडे का नाम आपने सुने होंगे। पिक्चर भी आया था आमिर खान वाला पिक्चर, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले शुरू किया था। और मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे? ये बैरकपुर के सैनिक थे। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे। ये बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो बैरकपुर के सैनिक थे और कौन थे? मंगल पांडे। और इसीलिए मंगल पांडे ने सबसे पहले इस तरह के बंदूक का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। ठीक है, बाद में उनको क्या फांसी, मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, और मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? ये यूपी के रहने वाले थे। यूपी के एक जिला है, आपसे तो नहीं पूछेगा लेकिन यूपी वाले जो क्वेश्चन है अगर यूपी का एग्जाम देंगे तो पूछता है। तो मंगल पांडे यूपी के जो बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। क्वेश्चन आपको हर एंगल से बताया जाएगा जिससे क्या होता है आपका एग्जाम छूटेगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय पे ये किया गया था। अब ये जब ये 1857 के रिवोल्ट जब खत्म हो गया था ना, तब क्या हुआ था कि जो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन समाप्त हो गया था। देखिएगा, देखिएगा कब बंगाल को कब जीते थे? 1757 में एक युद्ध हुआ था, यानी बैटल हुआ, जिसको प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। और इस बैटल यानी इस युद्ध के बाद क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या है भारत पे शासन करना शुरू कर दिया था। और जो 1857 की क्रांति हुआ था, तो 1857 क्रांति के बाद 1858 के बाद क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, लेकिन ब्रिटिश रूल समाप्त नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। और जो 1858 से लेके 1947 तक जो भारत में राज किया ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया राज। कौन किसने राज किया? ब्रिटिश सरकार ने राज किया। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अंतर है तो समझ लेगा। यानी जो 1757 से लेके 1858 तक जो राज किया वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया भारत पे। और 1858 से लेकर यानी 1858 से लेके 19 यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत में किसने राज किया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया है। ठीक है, तो इसलिए क्या है जब ये रिवोल्ट हो जाता है तभी क्या है भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाता है। उसी के जगह पे क्या है, क्राउन का राज यानी रानी विक्टोरिया का राज शुरू हो जाता है। क्वीन विक्टोरिया का राज शुरू हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि रानी विक्टोरिया का राज शुरू हो जाता है। और जो कैनिंग है इसके समय पे ये हुआ था। और देखिए इसी के बाद क्या, कैनिंग को गवर्नर जनरल का उपाधि तो था ही था, उसके साथ वायसराय के भी उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था? वायसराय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन है, तो क्या लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, और भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वो है विलियम बेंटिंग। ठीक है, थोड़ा सा देखिए हर एंगल से सवाल को जानिए। आगे देखिएगा, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। आपने भगत सिंह वाला पिक्चर अगर देखे होंगे तो मालूम होगा। देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, उसके बाद सुखदेव,
इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। कब? 1928 को। कहां पे किया था ये? दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, दिल्ली में कौन सा मैदान है? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, अभी क्या है, उसका नाम बदल दिया गया है। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल दिया गया है। अभी उस मैदान का नाम क्या है, आप लोग बता सकते हैं? फिरोज शाह मैदान कोटला है, ये कहाँ पे? दिल्ली में है। तो यहीं पे क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इन चार लोगों का मेन नाम है, तो उनमें समझ लीजिएगा। और कब किया गया था? 1928 को किया गया था, 1928 में किया गया था। देखिए, अभी जो फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। किनके नाम पे कर दिया गया? अरुण जेटली, जो बीजेपी के नेता रह चुके हैं, अभी उनका डेथ तो हो गया है, तो उनके नाम पे कर दिया। किसका नाम पे कर दिया? अरुण जेटली के नाम पे कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये किनके नाम पे कर दिया? अरुण जेटली। तो भगत सिंह के बारे में आप जो लोग जानते हैं, और भगत सिंह को फांसी कब हुआ था, जिनको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च। कब हुआ था? 23 मार्च को हुआ था। 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इन तारीख को, ये तारीख बहुत बार पूछा जाता है, तो उनके इनको फांसी हुआ था। और फांसी कहाँ पे हुआ था? लाहौर जेल में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी समय ये हुआ था। आगे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। देखिए, पहले समझिए काकोरी कांड है क्या। देखिए, काकोरी कांड हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925। एक ट्रेन है जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जाते थे। कहां से? सहारनपुर से लखनऊ की तरफ। और लखनऊ से थोड़ा सा पहले ही एक काकोरी नामक के का एक स्टेशन आता था। ये कहा? लखनऊ के बगल में है। तो उस समय देखिएगा, एक संगठन बना था 1924 में। उसका नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। कब बना था? 1924 में बना था। ठीक है, तो इसमें क्या था, इनमें बहुत सारे लोग थे, जैसे आप लोगों ने सुना चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे नाम सुने होंगे, ऐसे तो सुनते ही होंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त सुनते होगा, तो उसमें नाम सुनते होंगे। तो इन लोगों ने क्या बनाया था? HRA, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बनाया गया था। कब बना था? 1925। तो इन्होंने ये जो सहारनपुर वाला जो ट्रेन है जो लखनऊ जा रही थी, काकोरी नामक स्थान पर इसको लूट लिया था। और लूटने के कारण क्या होता, इनमें से जो देखेगा, इनमें से 3 व्यक्ति है जो इसमें दे रखा है, और एक व्यक्ति इसमें नहीं दे रखा है। ये जो तीनों व्यक्ति दे रखा है, इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। केवल चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे। इसलिए चंद्रशेखर, इसलिए उनका नाम के साथ क्या? आजाद। उसने हमेशा बोला था कि मैं आजाद हूं, तो हमेशा आजाद ही रहोगा। इसलिए देखिएगा, जब उनका देहांत हुआ था, तो अंतिम अपने बंदूक की गोली से ही क्या है, अपने आप को खुद को सुसाइड कर लिया था। ठीक है, देखिएगा इसमें कौन कौन थे। अभी बताए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खां, ये तीनों लोग थे। बल्कि सूर्य सेन नहीं थे। सूर्य सेन नहीं। देखिए, सूर्य सेन भी एक क्रांतिकारी था। ये बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के। और सूर्य सेन ने क्या है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाया था। क्या बना था? सूर्य सेन ने कौन सा संगठन बनाया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाया था। और बंगाल में एक जगह है चटगांव, वहां पे क्या, सेना के जो हथियार थे उसको लूट लिया था। ठीक है, और इनको मास्टर दा के नाम से भी क्या है, बहुत फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे पहले अलग सरकार बनाने का काम सबसे पहले सूर्य सेन ने ही किया था। ठीक है, तो काकोरी से कौन संबंधित नहीं था? सूर्य सेन। सूर्य सेन कहाँ थे के थे? बंगाल के थे। और उन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, देखिएगा। अब देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके इसमें, निम्न में से कौन उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति नहीं है? देखिए, बोला कि कौन सा प्राचीन प्रजाति नहीं है, तो देखिएगा, यक्ष भी है। आप लोग जानते हैं यक्ष के क्या है, बहुत सारे फोटो मिलते हैं। ठीक है, नाग भी है, नाग वंश है, बेरी नाग वगैरह आपने सुना होगा, बी नाग, बेरी नाग सुने होंगे। किन्नर भी है, केवल खासी नहीं है। खासी कहाँ के प्रजाति है? ये मेघालय के प्रजाति है। मेघालय आप लोग मेघालय के बारे में आप लोग जानते होंगे। मेघालय यानी जहाँ पे बादल का क्या है, घर है। तो मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है?
खासी जनजाति पाई जाती है। और मेघालय में मूल्य 3 जनजाति पाया जाता है जो 3 पहाड़ी पर स्थित है। आप लोगों ने 3 पहाड़ी का नाम सुना होगा, गारो, खासी और जैंतिया। ये जो 3 पहाड़ियां है इनमें 3 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, जनजाति के कारण पड़ा है। तो कौन सा है, खासी क्या है, उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सर गारो, खासी और तीसरा वाला आपने क्या बताया? जंतिया, जंतिया, जंतिया। ये 3 पहाड़ी है ना, जहाँ जानते हो जो मासिनराम नहीं है, जो चेरापूंजी आप लोग सुनते हो जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है ना, तो ये 3 पहाड़ियों के घाटी में जी स्थित है। सर। जो 3 पहाड़ी है ना, ये एक गारो हो गया, एक खासी होगा और एक जयंतिया हो गया। इन पहाड़ी के घाटी में जैसे बादल एंटर कर जाता है, तो फिर बादल को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर घनघोर बादल का बारिश कर जाता है। इसलिए क्या, तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर तक जो इंजन जो 2 मालवाहक डिब्बों में, जिसमें मिट्टी और रेता भर के जिससे कि अपर गंगा नहर बन सके, हाँ हाँ वो हाँ, जो ले जाया गया था सर, वो जो ले जाया गया था उसको हम पहला रेलवे लाइन का नहीं मानते। हम समझ बॉम्बे से गए। थाने वाले को 1853 वाले को मानते हैं, 51 हाँ वाले को नहीं हाँ, मानते। देखिए जानते हैं क्या हुआ था पहले सब, जो जो आप बोले ना उत्तराखंड में वाला जो, वो जानते हैं कि रेल की पटरी तो बिछाया गया था, लेकिन उसमें जो रेलगाड़ी चलाया गया था ना, तो रेलगाड़ी में इंजन नहीं था। क्या नहीं था, अच्छा। वो बैल या भैंस या इस तरह के जानवरों से वो खींच खींच के लेके जाते थे मिट्टी। समझ में आया। अभी देखिएगा यहाँ पे भी रेल लाइन छोटा सा है, अब देहरादून और ये मंसूरी के बीच में भी बसाया जा रहा था, तो छोटी लाइन, ठीक है, जिसको आप नैनो गेज कहते हैं। ठीक, तो ये जो बिछाया गया था, ये क्या था, उस मिट्टी को धोने के लिए, सवारी के लिए नहीं था। और उसमें इंजन नहीं लगा हुआ था, बल्कि क्या, बैल या जो जानवर थे उनसे खींचने के लिए काम आता था वो। और जो थाने और मुंबई के बीच में जो चलाया गया ना, वो वास्तविक इंजन देखिएगा। सबसे पहले 1825 में, 1825 में क्या है, ब्रिटेन यानी लंदन में सबसे पहले रेलवे चलाया गया था। और उस देखिए भारत में रेलवे क्यों चलाया गया था, इसका कारण यह है कि यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति ना, उससे क्या होता है कि ना तो यहाँ पे अच्छी नदियां थी, जैसे क्या जल मार्ग से ये लोग क्या है, गांव से या छोटे छोटे शहरों से जो कच्चा रॉ मटेरियल है उसको ला के इंडियन को एक्सपोर्ट करे। हमारे यहाँ पे देखिए जल मार्ग अभी भी विकसित नहीं है, उस समय तो विकसित था ही नहीं। दूसरी बात है कि जो भौगोलिक स्थिति है इसमें क्या है, चोरी होने का बहुत ज्यादा डर लगता था और टाइम बहुत ज्यादा लगता था। ठीक है, और क्या था, जमीन भी उबड़ खबर था, इसलिए ये लोग क्या है, भारत में रेलवे का इसलिए जल्दी विकास कर देखिएगा। 1825 में लंदन में आ गया, और क्या 1853 में भारत में, अब 53 क्या जो बोले पटरी क्या 30 के दशक में आ गया था। ठीक है, तो ये आ गया था। लेकिन क्या है, इसमें यही कारण था कि रेलवे देखिएगा भारत के विकास के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि अंग्रेजों को यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत तेज गति से क्या है, इंग्लैंड भेजना था। क्योंकि इंग्लैंड में क्या बड़े बड़े कारखाना था, उसको क्या है, कच्चे माल की आवश्यकता था। यहाँ से चाहे गन्ना हो, कपास हो, चाहे नील हो, इस तरह के जो चाहिए, लोहा हो, कोयला हो, ये भेजना था। तो वो क्या है, सामान्य रूप से तो भेजा नहीं जा सकता, इसलिए रेलवे भेजना बहुत जरूरी हो गया था। अब देखिएगा अगला चीज आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये है खुरबुरा का युद्ध कहाँ हुआ। देखिए खुरबुरा का युद्ध कहाँ पे हुआ था, देहरादून में हुआ था। देहरादून के बगल में, आप बोले कि देहरादून में, मतलब उसमें तो देहरादून था नहीं, तो देहरादून के नहीं हुआ था, देहरादून के उस क्षेत्र में हुआ था। इसमें देखिएगा क्या हुआ था, ये क्या था, इस 1840 में हुआ था। इस युद्ध में क्या था कि जो गोरखा है उनको क्या, जो परमार वंश है उनके जो राजा थे उनको हरा दिया था। ठीक है, तो इसी समय इसको हुआ था। कहाँ पे है ये, देहरादून में। खुरबुरा का युद्ध कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आपका देहरादून में हुआ था। उस समय देहरादून तो नाम तो नहीं आया था, तो समझ लेके अगर आपसे पूछा जाए तो देहरादून वाला इलाके में हुआ था। अब देखिएगा अगला सवाल है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने किया था।
देखिएगा इसका वास्तविक मांग तो क्या था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? इसका नाम सुने होंगे आप लोगों ने, अनुसुई प्रसाद बहुगुणा ने किया था। लेकिन उस संगठन के जो अध्यक्ष थे, उस समय जो सभा हो रहा था उसका अध्यक्ष कौन थे? बद्री दत्त पांडे थे। अगर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा अगर आ जाए तो उसी को लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया था तो उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस संगठन का या उस सम्मेलन का? बद्री दत्त पांडे कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बद्री दत्त पांडे हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। ये क्या उत्तराखंड को अलग प्रशासनिक यानी जो पहाड़ी यानी गढ़वाल और जो कुमाऊं क्षेत्र है, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए अलग से क्या एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाने की बात चल रहा था। क्योंकि पहले क्या था, ये यूपी से होता था, तो ये लोग सोच रहे थे कि क्या जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है यानी जो गढ़वाल और कुमाऊं, इनका अलग से एडमिनिस्ट्रेशन हो और इनका अलग सा काम चले, ठीक है। धन्यवाद। अब देखिएगा पर्यावरण से एक सवाल है। पहले तो ये है सवाल 8 नंबर, सिंगोली की संधि हुई थी। देखिएगा सिंगोली की जो संधि हुई थी वो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, 815 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, यानी उस समय क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन थे? और थे गोरखाओं के बीच में, ठीक है। और देखिए जो ये संगोली जो जगह है ना, ये संगोली क्या है, बिहार में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये संगोली कहाँ पे है, तो बिहार का एक क्षेत्र है, एक जगह है, वहां पे हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच में हुआ था। जिसमें गोरखा क्या हार जाने के बाद क्या है, जो कुमाऊं और गढ़वाल का क्षेत्र अंग्रेजों को दे देते हैं, और अंग्रेज क्या है गढ़वाल के कुछ क्षेत्र को लेके बाकी क्या परमार वंश को दे देते हैं। और कुमाऊं में क्या होता है, पूरी तरह से कुमाऊं को क्या है अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख लेता है। तो संगोली कहाँ पे है? ये बिहार में है। और ये संधि कब हुआ था? 1815 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था? गोरखा और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग क्या थे? गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद कौन थे? ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा बहुत ही एक जैसा क्वेश्चन दिया रखा है। सुंदरलाल बहुगुणा है, चंटी प्रसाद भट्ट भी है, और गोरा देवी भी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आंदोलन चलाया गया था। इसका आंदोलन चलाने का श्रेय जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। और जो गोरा देवी है, इन्होंने पेड़ बचाने के लिए क्या है, पेड़ से चिपक गए थे, ठीक है। वन कटने के विरुद्ध में बोला ना। तो देखिएगा, तो आंदोलन चलाने का जो श्रेय जाता है वो बहुगुणा को जाता है। आंदोलन जहाँ पे आएगा, क्योंकि गोरा देवी क्या अनपढ़ थी, तो इनको उतना आंदोलन के बारे में उनको कैसे नॉलेज होगा, तो ये भी समझ लीजिएगा। और उनके पास उतना संस्कृत भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी। तो मेन आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा, जो अभी उनका जो देहांत हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उनके समय में उनको हुआ था। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? कनकपाल। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? कनकपाल। और अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह। ठीक है, पहला शासक कौन है? कनकपाल, और अंतिम शासक कौन है? मानवेंद्र शाह, जिसके समय पे 1900 1949 को क्या ये भारत में विलय हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कनकपाल के समय पे क्या शुरू हुआ था परमार वंश का। ये क्या था, गुजरात से आए थे, और क्या था जो उस समय के गढ़वाल के राजा थे, तो उनसे लड़की की शादी हो गया तो उनको राजा बना दिया था। वो अलग मैटर है। अब देखिए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं, प्राचीन बलित पर्वत कह रहे हैं। बलित देखिए, बलित मतलब फोल्ड, बलित का मतलब कितना फोल्ड होना चाहिए। तो सबसे प्राचीन क्या है, अल्पेशियन जो पर्वत है, ठीक है, ये क्या है, सबसे प्राचीन है और बलित पर्वत नहीं है। ये कहाँ पे है? यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में, अमेरिका में है, ठीक है। धन्यवाद। तो ये क्या है, बलित पर्वत नहीं है। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल के अंदर जो लैंड के रूप में, स्थल के रूप में नहीं है? तो वो पूछता है कि मूल जो ओरिजिन रूप से जो स्थल आकृति होना चाहिए वो नहीं है, वो कौन सा नहीं है, उसके बारे में जरा
नहीं है, देखिएगा बोल रहा है कि कौन सा नहीं है बोल रहा है। अब देखिए जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो क्या है, बाहर से निकलता है, और उसके बाद कह रहा है कि सर है अपशिष्ट। बोल रहा है, अच्छा सर है, सर है ओके। बोल रहा है हाँ निम्न। हाँ, वो मूल स्थल रूप है, ठीक है, ओके सॉरी, नहीं है बोल दिया था। तो ये कह रहा है कि ज्वालामुखी जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो से जो बनता है वो बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि अपशिष्ट पर्वत जो क्या होता है, रेडिसू हिल्स होता है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मोनाड नॉक कहता है। उसके बाद कहते हैं अपर दननात्मक, यानी जिसको इरोजन होता है, इरोजन के बाद जो जलप्रपात बनता है उसके बाद बोलता है। जो मूल देखिएगा, जो ज्वालामुखी है ये मूल नहीं है, क्योंकि ये विस्फोट होने के बाद बनता है। ज्वालामुखी क्या होता है, विस्फोट होने के बाद बनता है, यानी उसमें जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के बाद ही क्या बनता है, ज्वालामुखी बनता है। हम लोग जानते हैं वोल्केनो, ठीक है। तो वोल्केनो क्या है, इसको बनता है। उसके बाद जो अपर्दन होता है, अपर्दन के बाद क्या आता है, जो जलप्रपात बनता है, ठीक है। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल जिसे कहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कंपटी, ये मैसूरी के बाद कौन सा है फॉल है, उसमें जो क्या होता है इसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल को क्या जलप्रपात कहा जाता है। तो उसमें जो अपर्दन होगा, नहीं इरोजन होगा, अपर्दन मतलब इरोजन यानी मिट्टी का कटना, तो उसके कारण क्या बन सकता है, ओरिजिनल यानी स्थल रूप, जो वास्तव में जो स्थल रूप बने यानी लैंड रूप बने। उसके बाद देखिएगा अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत अभी बता कि जो पर्वत का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, बरसात या पानी के कारण उसका क्या होता है, पूरा इरोजन हो जाता है, और जो चीज बचा रहता है उसको क्या है, अपशिष्ट पर्वत या रेडियसू हिल कहा जाता है। और एक है मोनार्ड नॉक। तो देखिए इसमें जो बोल रहा है कि मूल स्थल कहते हैं, जो मूल होता है, मूल मतलब जो पहले से बना होता है, ठीक है। तो जो मूल होता है वो क्या होता है आपके, ये जो अपशिष्ट पर्वत होता है यही इसके मूल में आता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, ऊपर का जो भी इरोजन होने के बाद जो मेन बचा रहता है वही बचा रहता है। जैसा हमारे देश में जानते हैं जो अरावली पर्वत है उसी को माना जाता है। अरावली पर्वत आप जानते हैं राजस्थान में है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक सर तटीय। मोनाड नाक क्या है सर? ये जानते हैं मॉडर्न, जानते हैं क्या होता है, जैसे हवा होती है ना, हवा के कारण बहुत सारे क्या होता है, धूल वगैरह आके जम जाता है, उसके बाद ये बनता है बहुत सारे, ठीक है। जैसे प्लेन में तो नहीं होता, जहाँ पे मरुस्थल होता है ना, डिजर्ट होता है, वहाँ पे होते रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, धूल क्या होता है, वहाँ पे हवाएं चलती रहती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अरब वगैरह देखे होंगे, उसमें इस तरह से बनते हैं। सर्वाधिक तटीय अपर्दन मतलब तटीय अपर्दन मतलब इरोजन, यानी जो हमारे कोस्टल एरिया में जो इरोजन होता है वो किससे होता है। एक होता है लहरों से, यानी क्या होता है जो तूफान चलते रहते हैं, यानी जो तरंग होता है, यानी वेव्स होता है, उसे कारण बोल रहा है। ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा को क्या कहता है, टाइडल कहा जाता है, जो हमेशा दिन में 2 बार आती है, धारा यानी करंट से। उसके बाद क्या है, सुनामी से। तो देखिएगा सर्वाधिक तटीय, तो सर्वाधिक क्या है, सुनामी से आता है। जब सुनामी आता है, आप लोग जानते हैं कि भारत में 2004 में सुनामी आया था तमिलनाडु में। तो सुनामी से क्या होता है, इसमें लहरें यानी बहुत तेज होती है, इसमें क्या होता है जो वाटर फ्लो बहुत तेज होता है, तो इसी से क्या होता है ज्यादा इरोजन होता है, यानी अपरदन होता है, ठीक है। अगर एक साथ आ रहा हो जाएगा। और सुनामी जो शब्द है ना, ये क्या है, जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सुनामी कैसे उत्पन्न होता है, जब किसी सी में यानी सागर में कोई बैल्कनो बैल्कनो या कोई अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, तो अर्थक्वेक उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो उनके वाटर बॉडी होता है उसमें से क्या होता है, बहुत सारे करंट निकलता है। करंट मतलब धाराएं, करंट मतलब ऐसा बिजली वाला करंट बनिएगा। तो करंट निकलते रहते थे, और इसी करंट के कारण क्या होता है, इधर क्या होता है, आते रहते हैं, और इससे बहुत सारे जो कोस्टल एरिया होता है वो बहुत सारा खराब हो जाता है। आप लोग 2004 का अगर सुने होगा, देखिएगा तमिलनाडु का जो एरिया है बहुत खतरा हो गया। और सबसे ज्यादा जो खतरा हुआ था वो इंडोनेशिया को में सबसे ज्यादा खतरा हुआ था। तमिलनाडु में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे इसी कारण, ठीक है। और इंडोनेशिया में लगभग लाखों लोग इसमें मारे गए थे। तो इसी कारण सुनामी एक जापानी शब्द से बनाया गया है। अभी देखिएगा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसीलिए बोल रहा था कि हम जो पढ़ाते हैं क्या वो वास्तव में पूछते हैं कि नहीं, वो भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा होता है, तो वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा होता है, क्षोभ मंडल। इसको टोपोस्फियर कहा जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल को आपको बता कि 5 मंडल होता है, 5 मंडल मतलब 5 लेयर होता है, 5। जिसमें सबसे नीचे कौन सा होता है, देखिए आपको बताया था, सबसे नीचे क्या है, टोपोस्फियर जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फियर जिसको समताप मंडल कहते हैं, फिर मीजोस्फियर जिसको मध्य मंडल कहते हैं, फिर आयनोस्फियर जिसको आप आयन मंडल कहते हैं, और सबसे ऊपर क्या है, एक्सोस्फियर जिसको महामंडल कहा जाता है।
ठीक है। तो सबसे नीचे क्या है, टोपोस्फियर है, यानी शोभ मंडल है। और आपको पता है कि शोभ मंडल में ही क्या है, एयर पोल्यूशन भी होता है इसी पे, और एयर पोल्यूशन भी होता है, और जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, जिसे वैश्विक तापमान आप कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो वो ये भी क्या होता है, इसी जगह पे होता है। और इसी जगह पे क्या होता है, बादल बारिश जितने भी क्लाइमेट से जितने भी चीज होता है वो सब क्या होता है, शोभ मंडल में ही होता है, यानी क्या है, टोपोस्फीयर में ही होता है। ठीक है। इसलिए टोपोस्फीयर में क्या होता है, वायुयान को चलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमेशा तूफान आते रहते हैं, और तूफान आएंगे तो वायुयान को क्या है, इस मंडल में नहीं चलाया जाता है। तो वायुयान को किस मंडल में चलाया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो वायुमंडल को किस मंडल में चला जाता है, वायुमंडल को समतल मंडल में चला जाता है। इसमें चला जाता है, समतल मंडल में चलाया जाता है। ठीक है। समतल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा जो सवाल है, वो कह रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि क्या है। परिधि आप जानते हैं क्या होता है परिधि, परिधि को क्या कहते हैं। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। ठीक है। तो 2 पाई r से आप क्या है निकाल सकते हैं, इसके मान क्या है। देखिए पृथ्वी का जो क्या होता